अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जैविक खेती के लिए अच्छा विकल्प है जीवामृत। धनिया का बीज उत्पादन करके कमाएं अधिक मुनाफा। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में किसान विभिन्न खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीवामृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। साथ ही इस जीवामृत द्वारा कई प्रकार के कीटों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान जीवामृत बनाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से बनाएं जीवामृत, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा जयपुर के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। जैविक खेती में आप किसान बंधुओं सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं जीवामृत। जीवामृत का उपयोग जो है जैविक खेती में अनिवार्य है। परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा जीवामृत का उपयोग किया जाता है। जीवामृत का मतलब ही हुआ मृदा से संबंधित जो जीव है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है, अपने जीवन को अच्छे से जो है आसान महसूस करे उस मिट्टी में, उस जो है सामग्री में, वह जो है जीवामृत है। किसान भाइयों, जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जीवामृत का उपयोग फसलों के लिए वरदान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसको आप बनाने के लिए बहुत सा ही आसान तरीका है। आप एक जो है 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें आप जो है 200 लीटर से थोड़ा कम जो है उसमें आप पानी डालिए और उसमें जो है आप 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डालिए और आप जो है 5 किलो देसी गाय का गोबर आप डालिए, 2 किलो आप जो है बेसन लीजिए, 2 किलो आप गुड़ लीजिए और 1 किलो आप जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप लीजिए। तो इस तरह से 200 लीटर से थोड़ा सा पानी कम रख करके आप इन सारी सामग्रियों को आप जो है, जो मैं आपको बताया हूं कि इनको डालने के बाद 10-15 दिन तक किसान बंधुओं घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप इसको जो है हिलाते रहिए। 15 दिन आप जो है जैसे ही आप जो एक डंडे के सहायता से जब आप इसको आप घुमाएंगे तो ये जो है आपका जीवामृत जो है तैयार हो जाएगा।
जीवामृत का उपयोग किसान बागवानी, सब्जियों और खाद्यान्न फसलों में आसानी से कर सकते हैं। जीवामृत के प्रयोग से फसलों की वृद्धि और विकास तो अच्छी होती है, साथ ही फसलों में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिलता है। अब इसको क्या करना है किसान बंधु, जब ये 15 दिन बाद आपका जीवामृत तैयार हो जाए किसान बंधु, इसको आप जो है 21-21 दिन पर अपने खेत में आप जो है उपयोग में लेते रहें। 200 लीटर जीवामृत आपका जो है 1 एकड़ जो है जमीन के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ जमीन में आप इसको जो है इसको फव्वारा के माध्यम से या आप जो है आप इसको स्प्रे के माध्यम से, जैसे भी हो आप इसको जो है किसी भी तरीके से आप इसको अपने खेत में आप 200 लीटर को आप जो है बहा दीजिए। जीवामृत का फसलों में उपयोग करके जहरीले रसायनों से बच सकते हैं और इस जीवामृत को काफी कम खर्च में आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को लागत खर्च में भी काफी कमी आती है। तो ये क्या करेगा, जमीन में जो है जीवों को रहने का एक वातावरण जो है, जो जमीन से संबंधित लाभदायक जीव हैं उनको जमीन में जो है रहने का एक वातावरण जो है तैयार करेगा। और ये जीवामृत आपके जमीन की जो है उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा, जिसको आप जो है कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को आपके जमीन में बढ़ा देगा। तो इससे यदि हम जो है 21-21 दिन पर यदि हम जीवामृत का उपयोग करते हैं तो हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। और इसको जो है तैयार करना आसान है किसान बंधु। तो इसको यदि आप तैयार करके इस जीवामृत में जो मैं सामग्री बताया हूँ, ये अपने जमीन के लिए अमृत है। यदि आप अपने जमीन को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपनी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो जैविक खेती में, परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में ये आपको जीवामृत का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान बीज उत्पादन के लिए धनिया की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय दाने भरने की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिससे आपको अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो सके। तो आप किस तरह से करें धनिया का बीज उत्पादन, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक पीएन त्रिपाठी। किसान भाइयों, मसाले वाली फसलों में यदि बात करें तो धनिया की अपनी आप में बड़ी महत्ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम धनिया की फसल का बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस स्थिति में, इस अवस्था में हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक तो ये कि जिस धनिया में जिस किस्म का हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस्म के अलावा अन्य कोई किस्म का पौधा उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को हमें ध्यान
रखना है। अब ऐसे स्थिति में फूल की अवस्था में धनिया है, या कि कहीं फूल के बाद में दाने की अवस्था में भी धनिया है, तो वो निश्चित है कि जिस किस्म का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके अलावा अन्य जो पौधा है या कि प्री मेच्योर पहले मेच्योर हो जाएगा या कि बाद में मेच्योर होगा, तो वो स्थिति आप देखिए आकार प्रकार करके उसको निकाल करके आप बाहर करें। कृपया पूरा पौधा सहित निकालना, उसका नहीं कि ऊपर का तना तोड़ लिया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से उसको पूरा अलग करें, साफ सफाई जरूरी, खरपतवार मुक्त रखें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। तो जहाँ इस तरह का उत्पादन यदि हम कर रहे हैं तो हमें है कि आपको नमी, विशेष रूप से दाना बनते समय में पानी भरने की जरूरत नहीं है, नमी एक सामान्य रूप से बने रहे तो उसमें दाना मजबूत बनेंगे और सही होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। पोषक तत्वों को इस अवस्था में, क्योंकि दाना भरपूर बने और जिसके लिए हम बीज उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो पोषण की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। ऐसी स्थिति में आप एक जो है बूस्टर डोज NPK, विशेष रूप से P और K का, तो आप उसको 1.5 किलो 0-52-34 का जो आता है रेशियो का, उसको आप 1.5 किलो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप छिड़काव कर लेते हैं तो निश्चित है कि दाना पुष्ट होगा और दाने का पुष्टता आएगी और उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा, उसमें एक रोग व्याधियों का बड़ा प्रकोप, इस चीज़ से माहू का प्रकोप विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में माहू के प्रकोप में आप उसमें कीटनाशी का अवश्य रूप से, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट है ये रस शोषक कीड़े हैं, उनको नियंत्रण के लिए हमें रासायनिक दवा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का है। उसको आप 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें आप जो है 20 ml दवाई डाल करके उसको आप छिड़काव करें। और उसे 1 एकड़ में तो कम से कम 200 से 250 ml दवाई 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव अवश्य रूप से करें। दूसरा कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम कहते हैं चूर्णिल आसिता हिंदी में कहते हैं, और वो दाना बनने की स्थिति पे आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसमें कहीं आपको सफ़ेद इस तरह के पाउडर्स यदि आपको दिखाई देता है तो आप त्वरित जो है सल्फर युक्त कोई भी फफूंदनाशी हो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसमें विशेष रूप से कार्बेंडाजिम का आप छिड़काव करें और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, तो उससे भी आपकी फसल को जो है पाउडरी मिल्ड्यू से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो इस तरह से सावधानियां यदि कुछ बरतते हैं तो आप अच्छा फसल उत्पादन धनिया से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग संगरिया हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में साफ आसमान और शुष्क मौसम रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगेती और समय पर बोई गई सरसों की कटाई फसल का रंग पीला पड़ने पर करें। बीज बिखराव रोकने के लिए कटाई समय पर करें। जब बीजों में औसतन नमी 12 से 20% हो तब गहाई का कार्य करें। लगातार नमी की स्थिति गेहूं की फसल में पीली रोली रोग के लिए अनुकूल है। इस रोग से पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टिबुकोनाजोल 25.9 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में बीज भराव और बीज निर्माण की अवस्था पर आकस्मिक ताप वृद्धि से फसल में बचाव के लिए सिलिसिक अम्ल की 15 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव प्रथम झंडा पत्ती अवस्था और दूसरा बीज की दुधिया अवस्था पर करें। चने को हरी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए नीम सीड कर्नेल शत 5% या NPV का छिड़काव करें या रासायनिक कीटनाशकों में इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। चने की खड़ी फसल में जिंक सल्फेट 33% की 300 ग्राम मात्रा और यूरिया 1.5 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से फलियां बनते समय छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज का संग्रह करें। जायद मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, गंगा 1, K851, MUM 2, गंगोत्री, सत्या और IPM 2-3 का चयन करें। बुआई से पहले बीज को फसल के विशेष राइजोबियम और फास्फोरस सेलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित अवश्य करें। फल बागों में डायबेक से पत्तियों पर भूरे बैंगनी धब्बे बन जाते हैं। टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूख जाती हैं और सूखकर गिर जाती हैं। इनके नियंत्रण के लिए रोगी भाग की कटाई छटाई के बाद ताम्रयुक्त कवकनाशी जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 3 ग्राम मात्रा या मैंकोजेब 75 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। भिंडी की बुआई के लिए A4, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। भिंडी में जड़ गलन की रोकथाम के लिए बीजों को बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। प्याज की फसल में पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जिनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अंतः परजीवी नाशक दवाएं नवजात गाय भैंस या भेड़ बकरियों को अंतः परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशु चिकित्सक की सलाह से लीवर टॉनिक दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूर्ण हस्त व मुट्ठी बांध कर निकालें। बछड़ों को उनके जन्म के 30 मिनट के अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला उदयपुर से सुरेश शेखावत ने। आप पीड़ा जड़ी मशरूम की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सुरेश शेखावत जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मेरा नाम निशान गास्टा है। मैं सोलन का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीटेक AP गोल्ड यूनिवर्सिटी शिमला से करी है और अपनी पॉलिटेक रियाद बाहरा से करी है। मुझे बचपन में मशरूम लगाने का काफ़ी शौक़ था। मेरे घर में मेरे नाना जी मशरूम लगाया करते थे। उन्होंने बटन मशरूम्स और ऑयस्टर्स लगाए हुए थे। उस समय से मुझे काफ़ी शौक़ था, लेकिन 2018 में मुझे पता लगा कि एक इस तरीके का मशरूम भी इंडिया में आ चुका है, जैसे कीड़ा जड़ी है, ये अपना कॉर्डिसेप है।
ये काफ़ी यूज़फुल है बॉडी के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन की तरह यूज़ होता है, ये हम सब्जी की तरह खा नहीं सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता लगा चंडीगढ़ में इसकी ट्रेनिंग सबसे नियरेस्ट मुझे चंडीगढ़ में इसकी ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली। हाँ, मुझे वहाँ पर मैम काफ़ी हेल्पफुल मिले। उन्होंने मुझे लैब दे दी थी कि आप अपने हिसाब से करो, आपको जैसा काम करना है। मैंने वहाँ पर काफ़ी कोशिश करी, मैम ने मुझे जैसा सिखाया मैंने वैसा काम किया। फिर मैंने ये क्रॉप सोचा मैं अब अपनी लैब में भी लगाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से सर लैब तैयार करी, अपनी मटेरियल अरे परे पता करके मैंने लैब तैयार करी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में फिर मैं नहीं लगा पाया, पर मेरे पास स्पॉन था, मुझे मैम ने स्पॉन दिया था। मैंने एक ट्राई मारा और मैं इसमें सक्सेस हो गया। किसान भाइयों, आज के समय में मेडिसिनल मशरूम की मांग बढ़ी है और इसे उगाने वालों को अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। इसी लाभ को देखते हुए इस युवा किसान ने आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी छोड़ अपना व्यवसाय औषधि मशरूम कोर्डिसिप जो लाख रुपए किलो बिकती है के उत्पादन को चुना और इसमें सफलता भी हासिल की। तो पहले जानते हैं कि वो मशरूम की कौन कौन सी प्रजातियां उगाते हैं और उसके महत्व के बारे में। इंडिया में दो तरीके की कॉर्डिसेप्स है। एक कॉर्डिसेप्स सिनेसिस जो हिमालयाज में होती है और एक कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज जो कि हमने लैब में लगा सकते हैं। वैसे कॉर्डिसेप्स 400 तरीके की है जो कि इस समय सिर्फ ज़्यादातर चाइना में ही है। इंडिया में सिर्फ 2 ही तरीके की है और इसको मेडिसिन में काफ़ी अच्छा, कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी के बाद जितना भी अपनी बॉडी में लॉस कर चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए कॉर्डिसेप्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी अपना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण इलाज है और इससे बाकी आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। कॉर्डिसेप्स सिनेसिस की कॉस्ट तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो हिमालयाज में मिलता है, उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमने एक फार्मूला से साइंटिस्ट ने ये तैयार किया है अपना, जिससे हम लैब में वो फंगस तैयार कर सकते हैं जो कि उस कीड़े के अंदर होता है जिससे उसकी मौत होती है। मैंने पूरा नेट पे अच्छे से सर्च करके ये पता किया कि ये इसकी मशीनरी मुझे कहाँ मिल सकती है, अच्छी से अच्छी मशीनरी। मैंने को दिल्ली में पता लगा तो मैंने दिल्ली से इसकी मशीनरी मंगाई। उसके बाद अपनी लैब सेटअप करी, उसमें काम करना शुरू किया। इसको मैं ब्राउन राइस में स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं इसको व्हीट पे भी लगा रहा हूँ। वैसे ये ब्राउन राइस में लगता है, अब मैंने इसको व्हीट में भी लगाया हुआ है। इसको मैंने वेज मेथड से भी लगाया है, नॉन वेज मेथड से भी लगाया है। वेज मेथड में मैंने मेडिसिन यूज़ करी है, B12 की जगह मैंने न्यूरोबाइन यूज़ किया है और मैंने नॉन वेज मेथड में एग्स यूज़ किए हैं। यूँ तो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया सोलन में कई तरह की मशरूम उगाई जाती हैं, लेकिन कोर्डिसिप का उत्पादन कर निशांत मशरूम बॉय के नाम से मशहूर हो चुके हैं। निशांत ने बताया कि उनके माता पिता ने बहुत साथ दिया, जिसमें कोर्डिसिप की सफलतापूर्वक खेती की गई। तो ये सफलता कैसे मिली और इनके मशरूम उगाने की तकनीक क्या है, जानते हैं खुद इन्हीं से। इस प्रोसेस का जो मेन है वो मशीनरी है, ऑटोक्लेव और लैमिनार। हमें वो यूज़ करना है क्योंकि हमें एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। हमें डब्बे के अंदर राइस डालकर इसमें स्पॉन डालना है और जो प्रोसेस 60 डेज़ की है वो हमें पूरी फॉलो करनी है। लेकिन हमें जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा क्रिएट करना पड़ेगा जैसा ग्लेशियर में होता है। 21 डिग्री टेम्परेचर, उससे नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपकी ह्यूमिडिटी 75 तक होनी चाहिए। हमें ये आर्टिफिशियली तैयार करना है और इस प्रोसेस में वही मशीनरी यूज़ होंगी जो कि आर्टिफिशियली ऐसा माहौल क्रिएट करे। जैसे ह्यूमिडिफायर हो गया, आपका लैमिनार हो गया, एसी हो गया। एसी से हमें 21 डिग्री टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर 21 ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। हमें टिश्यू कल्चर बनाने के बाद जब स्पॉन बनाएंगे तो हमें सबस्ट्रेट, राइस सबस्ट्रेट लेंगे हम ब्राउन राइस में, हम इसमें स्पॉन डालेंगे। उसके बाद इसको 10 डेज तक हम डार्क में रखेंगे। 10 डेज में डार्क में रखने के बाद इस पर माइसीलियम आ जाएगा, आपके सारे डब्बे वाइट हो जाएंगे। जब वो डब्बे सारे वाइट हो जाएं उसके बाद उसे डायरेक्ट लाइट में एक्सपोज करने पे वो येलो कलर का होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो येलो कलर के स्टार्ट हो गए हैं, आपकी कंडेमिनेशन क्रॉप में नहीं है, तो 5 डेज के बाद आपके इसमें पिन हेड्स आने स्टार्ट होंगे जो कि बाद में क्रॉप बनेंगे। वो धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। आफ्टर 60 डेज जो आपका सबस्ट्रेट होगा, राइस सबस्ट्रेट होगा, वो खुद ही आपके डब्बे को छोड़ देगा, मतलब वो खुद बाहर निकल जाएगा क्रॉप के साथ। उस समय आपकी क्रॉप हार्वेस्ट होने को तैयार है। अब मेरी क्रॉप तैयार हो चुकी है। मैंने इसे प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था। वैसे मैं इसे कांच के ग्लास बॉक्स में भी लगा सकता था, लेकिन उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था और अब मेरी क्रॉप रेडी हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में वैसे इसकी कॉस्ट अगर जो हम
नेट पे देखेंगे तो लाख, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ लोग 3.5 लाख तक भी इसे दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये मतलब अपना 50 से 1,50,000 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। वो भी इसकी कॉडी शिपिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि लैब में टेस्ट होती है। उसके बाद इसकी डिसाइड होती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इंडिया में इसकी मार्केट अभी थोड़ी कमज़ोर है, धीरे धीरे इसकी मार्केट बनेगी। इस समय इंडिया में इसके काफ़ी ग्रोअर्स बैठे हैं जो इसको उगा रहे हैं, ये मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है और बाकी जो आप स्पॉन लेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट है। स्पॉन एक बार आने के बाद मैं अपनी लैब में फ्रूटनिंग बॉडी से खुद स्पॉन को रेडी कर सकता हूँ, इसको आगे सेल भी कर सकता हूँ, किसी को ज़रूरत है मैं उसको दे भी सकता हूँ। जब मेरे पास स्पॉन रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी लैब में उसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे एक बार सिर्फ स्पॉन पे पैसा खर्चना है, उसके बाद मैं अपने स्पॉन को रन करूंगा। मैंने अपने स्पॉन काफ़ी तैयार किए हुए हैं, मैं उसको अपनी लैब में खुद अपने स्पॉन यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक टेस्ट ट्यूब मुझे मैम ने दी थी जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद मैंने उसे आगे मल्टीप्लाई किया और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आगे दे भी सकता हूँ अगर किसी को नीड हो तो। ऑन एन एवरेज मेरी लैब 18 किलो की है। अगर मैं हर महीने सिर्फ 2 किलो भी अपनी लैब में मशरूम निकालता हूँ और ये 60,000 रुपये की निकलता है तो मैं 1,20,000 रुपये आराम से अर्न कर सकता हूं, जो कि मेरे लिए प्रॉफिट ही है। ये मेरे लिए प्रॉफिट ही है। अगर मैं इसको 1,20,000 में भी करूं, मैं साल में आराम से 6-7 लाख रुपए का इसमें बिजनेस कर सकता हूं, 2-2 किलो क्रॉप निकालने पर भी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।